नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर भूमिका और निखिल दोनों ही अनिका और रोहित के कमरे में वहाँ पर एनी और जॉन के लिए लाया हुआ डिनर को खत्म कर लेते हैं। भूमिका यहाँ पर चिंतित थी अपनी बड़ी ताई के बारे में सोच कर, इसलिए अब निखिल का कहा हुआ आइडिया उसे पसंद आता है और भूमिका कहती है कि मैं दादी माँ से बात करती हूँ कि वो आयशा ताई को वहाँ पर गुलेरिया हाउस में भेज दे, क्योंकि वहाँ पे प्रीति और राजलक्ष्मी दोनों ही एक अच्छी डॉक्टर हैं, इसलिए उनकी देखरेख में शायद ताई जी भी ठीक रहेंगी। ये सब बात करने के बाद अब भूमिका और निखिल दोनों ही कहते हैं कि कल से हमें कॉलेज के लिए भी तो तैयार होना है, इसलिए अभी जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए। भूमिका और निखिल ने अब तक अपने डिनर को फिनिश कर लिया था और फिर वो दोनों ही जॉन और एनी को गुड नाइट बोलकर उनके रूम से निकलकर अपने रूम में चले जाते हैं और फिर कुछ ही देर में वो दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। स्वाति की गुफा में रोहित की आंखें भी अब खुली तो उसने अपने आसपास देखा तो उसके कानों में कुछ पक्षियों की चींची की आवाजें आ रही थी। रोहित अब धीरे धीरे अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा था कि तभी रोहित के कानों में स्वाति की आवाज आती है, जाग गए तुम? थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें भूख भी लगी होगी। और हाँ, यहाँ से जाने की जिद अभी मत करना, वहाँ पर अभी सब कुछ ठीक है, तुम्हें वहाँ की अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद स्वाति रोहित के लिए कुछ फ्रेश सूप बनाती है, जिसमें स्वाति ने मेडिसिनल प्लांट का यूज किया हुआ था ताकि रोहित की रिकवरी और भी जल्दी हो सके और जिससे रोहित को भी अपनी बॉडी में कुछ तरोताजा फील हो। और साथ ही रोहित के लिए उसने कुछ फ्रूट की सलाद रेडी कर देती है और फिर वो रोहित के सामने उसे एक ट्रे में लेकर आ जाती है और फिर अब रोहित के पास जाकर बैठ जाती है और वो रोहित से कहती है, पहले इसे फिनिश करो। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो उस सूप को पीने लगता है। सूप पीते पीते ही रोहित स्वाति से कहता है, ये बहुत ही टेस्टी है माँ। रोहित की ये बात सुनकर तो स्वाति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है कि तभी स्वाति रोहित से कहती है कि तभी स्वाति रोहित को देखती है कि रोहित के चेहरे पर एक उदासी थी। रोहित के चेहरे की उदासी को देखकर अब स्वाति अब रोहित से कहती है कि क्या हुआ रोहित, क्या कुछ सोच रहे हो? क्या तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? स्वाति के इस सवाल पर अब रोहित मारवा जवाब देता है कि मुझे माँ की चिंता हो रही है। ये आने वाले दिन उनके लिए कुछ अच्छे नहीं होते हैं। हर साल जैसे ही ये दिन आते हैं तभी माँ की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। मैंने न जाने कितने ही डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कोई भी माँ के पैनिक अटैक का इलाज नहीं कर पाया। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि इलाज है रोहित, लेकिन पहले उसके मन से वो डर हटाना होगा। मैं मानती हूँ कि सालों पहले जो भी उसके साथ हुआ उससे भूलना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा खामोश हो गई थी। लेकिन स्वाति मल्होत्रा की खामोशी को रोहित मारवा समझने लगा था कि आखिर एकदम से माँ चुप क्यों हो गई है। फिर रोहित अब स्वाति से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। ये कहते हुए ही रोहित अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि आपने अनिका को कुछ क्यों नहीं बताया अभी तक? रोहित के इस सवाल पर स्वाति मल्होत्रा रोहित मारवा से पूछती है कि तुम्हें उस रात का सच किसने बताया है? भला तुम उस रात के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा अपनी बात को कहते कहते हुए तब चुप इसलिए हो गई थी क्योंकि स्वाति को लगा था कि शायद रोहित उस रात के बारे में कुछ भी ना जानता हो। शायद आयशा मारवा ने रोहित को उसके बारे में कुछ भी ना बताया हो। लेकिन अब रोहित सामने से ही स्वाति से अब पूछ रहा था, इसलिए अब स्वाति को जब महसूस होता है कि शायद रोहित को सब कुछ पता है तो अब वो रोहित से पूछती है कि तुम्हें इस बात के बारे में किसने बताया? स्वाति का ये सवाल सुनकर तो रोहित एकदम से ही खामोश हो जाता है। फिर वो स्वाति से कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है,
आप प्लीज उसे सब बता दीजिए। अगर उसे किसी और से वो सच पता चलेगा तो शायद उसे बहुत ही बुरा लग सकता है। यहाँ पर रोहित स्वाति मल्होत्रा को अनिका को उस रात के बारे में सब सच बताने के लिए कह रहा था। अगर आप अनिका को बताएंगे कि वो आपका सच तो वो आपका सच होगा, लेकिन कोई और अगर अनिका को उस सच के बारे में बताएगा तो वो उसका उनका सच होगा। क्या पता दूसरा अनिका के सामने उस सच को कैसे तोड़ मरोड़ कर बताए। रोहित की ये बात सुनकर तो अब स्वाति भी एक गहरी सोच में चली जाती है कि आखिर रोहित कह तो सच ही रहा है कि अब अनिका को स्वाति मल्होत्रा को अब अनिका को ये सब बता देना चाहिए। अगर अनिका को बाहर से कहीं से भी अगर इस बात के बारे में पता चलता है तो फिर पता नहीं वो अपनी माँ के बारे में क्या ही सोचेगी। स्वाति को इस तरह गहरी सोच में देखकर अब रोहित फिर से कहता है, माँ क्या आप ठीक हैं? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा एकदम से अपने विचारों में ही मगन हो गई थी। वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वो अभी रोहित से बात कर रही थी। रोहित की आवाज से अब स्वाति फिर से अपने सेंस में आती है और अब वो रोहित से कहती है, ठीक है, मैं जब भी अनिका से मिलूंगी मैं उसे सच बता दूंगी। स्वाति की यह बात सुनकर तो रोहित अब हैरानी से पूछता है कि क्या अनिका को आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया है क्या? अगर ऐसा है तो उसे कुछ भी मत बताइएगा, वरना वो अपना कॉलेज का मिशन छोड़कर मेरी ही देखभाल करने में लग जाएगी। इधर रोहित को भी खुद अनिका के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि यार रोहित अभी भी यही सोच रहा था कि अनिका अभी भी अपने कॉलेज के मिशन में ही लगी हुई होगी। इसलिए वो स्वाति से पूछता है कि क्या अनिका को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो रोहित से कहती है कि तुम अब थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तुम्हारे बूढ़े बाबा से कहती हूँ कि वो चलने में तुम्हारी मदद कर दें। वैसे तो काफी हद तक तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, रिकवर हो चुकी है तुम्हारी बॉडी, लेकिन शायद अभी चलने में कुछ देर तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अकेले उठने की कोशिश मत करना। बूढ़े बाबा इसमें तुम्हारी मदद कर देंगे। काफी वक्त तक तुम बेड पर थे, तभी अपने कदम जमीन पर मत रखना। स्वाति की ये बात सुनकर तो रोहित भी अब हाँ में अपना सिर हिला देता है, क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसे यहाँ पर लेटे हुए बहुत ही दिन हो गए थे और उसके जख्म भी सच में बहुत ही गहरे थे। ये कहते हुए ही अब स्वाति अपनी गुफा से बाहर निकल जाती है और फिर वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर बहती हुई हवा को अपने अंदर महसूस करती है, क्योंकि रोहित की उस बात से अब स्वाति मल्होत्रा सच में ही टेंशन में आ गई थी कि कहीं अनिका को वो सच किसी और से पता न चल जाए। इसलिए अब वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उधर बाहर की तरफ आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित का पहले सब तक भूमिका की आंखें भी खुल जाती है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। वो अपने बेड से उठती है और फिर वो जल्दी से शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर अपने रूम में आ जाती है और फिर वो जल्दी से रेडी होने लगती है और साथ में ही भूमिका अपने फोन पर साथ के साथ किसी को कॉल लगाती है। भूमिका यहाँ पर दादी माँ को कॉल लगा रही थी। वो उनका नंबर डायल कर देती है। कुछ देर की रिंग के बाद अब दादी माँ ने फोन उठाते हुए कहा कि अब याद आई है तुम्हें अपनी दादी माँ की? पहले मुझे ये बताओ कि रोहित कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा है। कितने दिन हो गए हैं मेरी अब तक रोहित से बात ही नहीं हुई है। अपनी दादी माँ की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है कि दादी माँ, रोहित थोड़ा सा बिजी होगा इसलिए उसने आपसे बात नहीं की होगी। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए वहाँ सब ठीक तो है ना? पहले मुझे ये भी बताइए कि ताई जी कैसी हैं? उन्हें वो अटैक तो नहीं आया था ना? भूमिका के इस सवाल पर तो दादी माँ एकदम से ही खामोश हो जाती है। अपनी दादी माँ की इस खामोशी से भूमिका समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई बात तो है। तभी भूमिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप एक काम क्यों नहीं करती कि ताई जी को गुलेरिया हाउस छोड़ दीजिए। वहाँ पर राजलक्ष्मी है और साथ के साथ प्रीति भी है। वो दोनों ही उनका ख्याल अच्छे से रख सकती हैं। भूमिका की ये बात सुनकर अब दादी माँ ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आयशा का ख्याल नहीं रख सकती हूँ? भला तुम ये कैसे कह सकती हो कि हम उसे अब ऐसी सिचुएशन में गुलेरिया हाउस भेज दें? अरे हमारी भी कोई रेपुटेशन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि जब आयशा को यहाँ पर फैमिली की जरूरत थी तब हमने उसे गुलेरिया हाउस में छोड़ दिया। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है ना
तो तुम ही प्रीति को क्यों यहाँ पर रहने के लिए नहीं बोल देती हो? वो मारवा हाउस आ जाएगी, पहले भी तो वो मारवा हाउस रहती थी। ये कहते हुए ही दादी माँ अपना फोन अब गुस्से में कट कर देती है, क्योंकि दादी माँ को भूमिका की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और ये सच में ही उनकी दादी माँ को उनकी रेपुटेशन के खिलाफ लग रही थी। यहाँ भूमिका भी अब हेलो हेलो ही करती रह जाती है, लेकिन तब अब भूमिका को भी आभास होता है कि उसकी बात सुनकर दादी माँ थोड़ा सा गुस्सा हो गई, इसलिए उन्होंने फोन कर दिया। भूमिका ने अभी एक लंबी सांस ली और फिर अपने फोन से अब उसने प्रीति का नंबर डायल कर दिया, क्योंकि अब भूमिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब शायद उसे ही प्रीति को मारवा हाउस में रहने के लिए कहना होगा, क्योंकि दादी माँ ने तो भूमिका की बात को पहले से ही नकार दिया है। इवन वो तो उससे गुस्सा भी हो गई है। कुछ देर की रिंग के बाद जब प्रीति ने फोन उठाया तो उसने कहा कि भूमिका दी, कितने लंबे समय के बाद आपने मुझे फोन किया है, लगता है कि आप तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हैं। प्रीति की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है, ज्यादा ड्रामा मत करो, अब ये बताओ कि इस वक्त कहाँ हो तुम? भूमिका के सवाल पर अब प्रीति जवाब देती है कि अभी तो गुलेरिया हाउस में हूँ, थोड़ी देर बाद मैं हॉस्पिटल के लिए जाऊंगी। प्रीति की ये बात सुनकर अब भूमिका कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस में शिफ्ट हो सकती हो? वो क्या है ना कि ताई जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है इन दिनों, तुम अगर वहां रहोगी तो मुझे भी थोड़ी कम टेंशन होगी ताई जी को लेकर। भूमिका की ये बात सुनकर प्रीति कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, वैसे तो मैं डेली वहां पर जाती ही हूँ, क्योंकि अनिका के इधर आने के बाद से ही प्रीति अब वहां पर, क्योंकि वहां पर उस सीक्रेट लैब में प्रीति का काम प्रीति डेली ही उस काम को संभालती थी, इसलिए एक बार तो प्रीति डेली मारवा हाउस जाती ही थी। इसलिए प्रीति कहती है आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ी ही देर में मैं मारवा हाउस के लिए निकल ही रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले वैसे भी मैं एक बार मारवा हाउस जाती हूँ। प्रीति की ये बात सुनकर भूमिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो प्रीति को थैंक यू बोलती है। और फिर अब वो प्रीति से कहती है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ये कहते हुए ही अब भूमिका अपना फोन अब डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर वो अपने रूम के बाथरूम से होते हुए ही अब वो नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है। तो वो वहां पर जाने के बाद देखती है कि निखिल पे उसका पहले से ही वहीं पर ही वेट कर रहा था, क्योंकि दोनों को ही साथ में ही कॉलेज के लिए निकलना था। भूमिका वहां जाकर निखिल को कहती है, सॉरी निखिल, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। भूमिका की इस बात को निखिल भी कहता है, इट्स ओके भूमिका, हो जाता है कभी कभी। निखिल अभी अभी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र सामने आती हुई एनी पर जाती है, जिसने अभी आर्या मूर्ति का मास्क पहना हुआ था। तो वहीं जॉन भी पूरी तरह से रोहित बनकर रेडी था। कुछ ही देर में चारों ही अब पैलेस से निकलकर पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट के लिए चले जाते हैं। इधर इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में प्रीति अब ओमकार को ही ढूंढ रही थी कि तभी प्रीति की नज़र बाहर से आते हुए ओमकार के माता पिता पर जाती है। तो वो उनके सामने जाकर अब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर प्रीति दोनों के ही पैर छू रही थी कि तभी ओमकार के माता पिता ने उसे रोकते हुए कहा कि बेटा अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ही ओमकार की माँ और ओमकार के पिता की तरफ देखने लगती है कि तभी ओमकार के पापा प्रीति से कहते हैं कि राज लक्ष्मी कहाँ है। यहाँ पर ओमकार के पापा का ये सवाल सुनकर अब प्रीति कहती है कि वो शायद अपने रूम में होंगी, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। ये कहते हुए ही प्रीति राजलक्ष्मी के रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी ओमकार की माँ धीरे से अपने पति के कान में कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये काम करना है? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर तो अब उसके पिता कहते हैं कि हमारी इस बारे में कल ही बात हो चुकी है, तो दोबारा इस टॉपिक को क्यों उठा रही हो? मैं एक बार तुम्हें कह चुका हूँ कि मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ और हमें इस काम को हर हाल में करना है। अगर हमें यहाँ पर अपने हिस्से को लेना है तो, और ये मत भूलना कि इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। अपने पति की बात को सुनकर अब ओमकार की माँ फिर से कहती है कि अरे पर क्या तुमने एक बार चेक किया है कि आखिर वो है क्या? इस बात पर अब ओमकार के पापा कहते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना है इन सब बातों से, हमें तो बस अपने हिस्से के बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, वो रिपोर्ट कहाँ पर है?
अपने पति के इस सवाल पर अब ओमकार की मां कहती है कि वो मेरे पर्स में ही है। अब तक प्रीति भी राजलक्ष्मी के रूम के पास आ जाती है और फिर वो उसके रूम का दरवाजा नॉक करने लगती है। प्रीति जानती थी कि राजलक्ष्मी बीती रात लेट आई थी, वो किसी ऑपरेशन में बिजी थी, इसलिए कल रात वो बहुत ही लेट आई थी। इसलिए प्रीति को यही लग रहा था कि पता नहीं राजलक्ष्मी भाभी अभी जागी भी होंगी या नहीं। लेकिन प्रीति एक बार फिर से अब दरवाजे को नॉक करती है, क्योंकि प्रीति ने सोच लिया था कि अब वो एक बार और नॉक करेगी। अगर अब की बार भी दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसलिए एक और उम्मीद के साथ अब प्रीति दरवाजे को फिर से खटखटाती है तो वो देखती है कि अंदर से दरवाजा खुल रहा है। कुछ देर में राजलक्ष्मी ने दरवाजा को खोला तो वो प्रीति को सामने देखकर एकदम हैरानी से बोली, क्या बात है प्रीति, आज से तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई हो क्या? प्रीति ने जब राजलक्ष्मी को देखा तो वो अभी तक नाइट गाउन में ही थी। ये देखकर अब प्रीति समझ गई थी कि उसकी राजलक्ष्मी भाभी अभी सोकर ही उठी है। इसलिए प्रीति राजलक्ष्मी से कहती है कि भाभी सॉरी, मैंने आपको जगा दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है आप शायद रात को लेट ही सोई होंगी क्योंकि आप लेट ही आई थी, लेकिन वो आपसे मिलने के लिए ओमकार के मम्मी पापा आए हैं, इसलिए ही मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आई थी। प्रीति के मुंह से सॉरी सुनने के बाद अब राजलक्ष्मी कहती है, इट्स ओके प्रीति, वैसे भी मुझे तो अब उठना ही था क्योंकि मुझे भी तो हॉस्पिटल के लिए निकलना है। अब राजलक्ष्मी लेकिन अब फिर राजलक्ष्मी फिर से प्रीति से पूछती है, लेकिन अंकल आंटी वो यहाँ पर क्या करने आए हैं और ऐसा उन्हें मुझसे क्या काम है? क्योंकि जब राजलक्ष्मी ने प्रीति के मुंह से ओमकार के मम्मी पापा की बात सुनी तो एकदम से ही राजलक्ष्मी की नींद ही गायब हो गई थी। उसने प्रीति से कहा कि तुम उनके साथ बैठो, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अपने बाथरूम में शावर लेने के लिए चली गई तो यहाँ पर प्रीति भी अब नीचे की तरफ जाने लगी तो प्रीति ने देखा कि उसकी श्रेया भाभी अपने रूम से बच्चों को लेकर आ रही थी। तो तभी प्रीति श्रेया के पास जाने लगी और उसने श्रेया से रिक्वेस्ट की, भाभी मैं भी बच्चों के साथ हूँ, क्या इस वक्त आप और नंदिनी भाभी ओमकार के मम्मी पापा के साथ बैठ सकती हैं? क्योंकि राजलक्ष्मी के कहे अनुसार प्रीति नीचे तो आ ही रही थी क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और यहाँ पर ओमकार के मम्मी पापा के पास बैठने के अलावा। लेकिन प्रीति ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही चाहे किसी प्रेशर में ही सही ओमकार के मम्मी पापा ओमकार और प्रीति के लिए रिश्ते के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी भी प्रीति को उनके साथ बैठने में एक हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि प्रीति अच्छी तरह से जानती थी कि उसके मम्मी पापा पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब यहाँ पर प्रीति को श्रेया नजर आती है तो प्रीति को अब एक होप नजर आती है कि शायद अब श्रेया भाभी ही वहां पर उनके पास जाकर बैठ सकती हैं। प्रीति के मुंह से ये बात सुनकर अब श्रेया भी कहती है, ओके तुम बच्चों को लेके नीचे आ जाओ, मैं तब तक वहां पर जाकर बैठती हूँ। तभी प्रीति अब श्रेया से ही बच्चों को ले लेती है और बच्चों के साथ ही अब उन्हें एक कमरे की तरफ ले जाती है और इधर श्रेया भी अब तक नीचे ही आ जाती है। श्रेया जब वापस से नीचे की तरफ आ रही थी तब श्रेया ने देखा कि नंदिनी वहीं पर ही किचन में काम कर रही थी, जबकि सिद्धार्थ अब तक ओमकार के मम्मी पापा के पास आकर बैठ गया था। इसलिए अब श्रेया फिर से प्रीति की तरफ मुड़ती है और कहती है, प्रीति तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं बच्चों को रखती हूँ क्योंकि नंदिनी तो ऑलरेडी नीचे किचन में ही है और साथ के साथ वहां पर सिद्धार्थ भैया भी अब उनके माता पिता के पास आकर बैठ गए हैं, इसलिए तब तुम ज्यादा टेंशन मत लो। श्रेया की ये बात सुनकर अब प्रीति के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसलिए अब प्रीति फिर से श्रेया से पूछती है, भाभी क्या आप बता सकती हैं कि ओमकार कहाँ है? प्रीति के इस सवाल पर अब श्रेया फिर से कहती है कि वो तो इस वक्त ऑफिस में होगा। श्रेया की ये बात सुनकर प्रीति कहती है कि भाभी आज मुझे मारवा हाउस जाना है, बस यही बात बताने के लिए मैं उसे ढूंढ रही थी। प्रीति की इस बात को सुनने के बाद अब श्रेया कहती है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं ओमकार को बता दूंगी और तुम भी उसे फोन करके बता देना।
श्रेया की ये बात सुनकर तो प्रीति श्रेया को एकदम से ही खुश होकर गले लगाकर कहती है, ओ भाभी यू आर ग्रेट। श्रेया प्रीति को चिढ़ाते हुए कहती है, बस बस इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रीति कुछ देर के लिए बच्चों के साथ अब खेलने लग जाती है तो वो वहीं अब तक राजलक्ष्मी भी रेडी होकर नीचे जाने ही लगती हैं। कुछ ही देर में राजलक्ष्मी ओमकार के मम्मी पापा के सामने जाती हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती हैं, बताइए चाचा जी आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? और वो भी इतनी सुबह सुबह, आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इतनी जल्दी ही सुबह सुबह यहाँ पर गुलेरिया हाउस आ गए? राजलक्ष्मी के इस सवाल पर अब ओमकार के पापा कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम कहीं और चल के बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी ही कॉन्फिडेंशियल है। राजलक्ष्मी ने जब उनकी बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है आप दोनों मेरे रूम में चलिए। ये कहते हुए ही राजलक्ष्मी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं ओमकार के मम्मी पापा भी अब उसके पीछे पीछे उसके रूम की तरफ ही जाने लगते हैं। कुछ ही देर में तीनों राजलक्ष्मी के कमरे में होते हैं तो ओमकार की माँ ने अब जल्दी से उस राजलक्ष्मी के कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर तो राजलक्ष्मी को थोड़ा सा तो अजीब लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग एक इतनी प्राइवेसी चाहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अंदर घुसते ही दरवाजे तक को बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि वो उसके रिश्ते में उसके चाचा चाची थे इसलिए वो उनसे ज्यादा सवाल भी नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसने देखा कि उसकी चाची जी ने अपने पर्स से में अपना हाथ डाला और कुछ पेपर्स को निकाला और उसे राजलक्ष्मी की तरफ बढ़ा दिया। राजलक्ष्मी अब हैरानी से बस दोनों ही लोगों को ही देख रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन पेपर्स में क्या है। राजलक्ष्मी को अपनी तरफ ऐसे देखकर तो अब ओमकार के मम्मी पापा कहते हैं, तुम इन रिपोर्ट को देख लो, आगे तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनते ही अब राजलक्ष्मी ने उस रिपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसके पेजेस को पलटने लगी। थोड़ी देर के बाद राजलक्ष्मी ने कहा कि ये तो दो लोगों का डीएनए रिपोर्ट है, एक 30 साल का आदमी है और दूसरा 8 साल का है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर तो अब ओमकार के मम्मी पापा एक दूसरे को अब घूर घूर कर देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी अब तक इस पेपर्स को नहीं देखा था और वो नहीं जानते थे कि आखिर यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने उन्हें क्या काम सौंपा है। लेकिन राजलक्ष्मी के मुंह से जब उन्हें पता चला कि ये एक डीएनए रिपोर्ट है तो तब वो एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। फिर ओमकार के पापा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों कौन हैं? ये सवाल सुनकर तो खुद राजलक्ष्मी भी उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी क्योंकि राजलक्ष्मी को खुद कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि खुद ओमकार के मम्मी पापा इस रिपोर्ट को लेकर आए थे और वो खुद ही अब राजलक्ष्मी से पूछ रहे थे कि आखिर ये दो लोग कौन है जिनका डीएनए अभी राजलक्ष्मी के हाथ में है। ओमकार के पापा अब तुरंत ही समझ गए थे कि उनका ये सवाल अब काफी ही बचकाना है क्योंकि जब यहाँ पर राजलक्ष्मी उन्हें घूर घूर कर बड़ी ही हैरानी के साथ उन्हें ही देख रही थी तो उसके पापा समझ गए थे कि यहाँ पर उन्होंने राजलक्ष्मी से कोई गलत ही क्वेश्चन कर लिया है। इसलिए अब वो अपनी बात को बदलते हुए ताकि राजलक्ष्मी पर उसको किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो, इसलिए वो अपनी बात को बदलते हुए फिर से कहता है कि ये मेरे किसी दोस्त ने दी है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जो दो रिपोर्ट है तुम्हारे सामने उनका आपस में क्या रिश्ता है? ओमकार के पापा के इस सवाल पर राजलक्ष्मी कहती है कि सामने से देखकर तो ऐसा लगता है कि ये दो लोग आपस में चाचा भतीजा हैं, लेकिन हाँ और अच्छे से एनालाइज करने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिएगा ताकि मैं इसको अच्छे से एग्जामिन कर सकूं। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको बता सकूं। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर तो ओमकार के मम्मी पापा ने उसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें बता देना बेटा। ये कहते हुए ही अब वो दोनों ही अब राजलक्ष्मी के रूम से जाने लगे और कुछ ही देर में वो दोनों ही गुलेरिया हाउस से भी निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी घर की तरफ ले लो। उनकी बात सुनते ही ड्राइवर ने भी अब गाड़ी को उनके घर की तरफ ले लिया था। यहाँ ओमकार के पापा ने अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और फिर एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आई हेलो, तो ओमकार के पापा ने कहा तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन उसने कुछ वक्त मांगा है उस काम को करने के लिए क्योंकि उस रिपोर्ट को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए उसे थोड़े से वक्त की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी है क्या?
अपने भाई का ये सवाल सुनकर अब राजीव गुलेरिया ने कहा, नहीं, उसे कहो कि जितना भी वक्त लगे उसे ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे उस डीएनए रिपोर्ट का सच जानना है, क्योंकि मेरे लिए उस डीएनए रिपोर्ट का सच सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मुझे थोड़े ही समय के बाद क्यों ना मिले। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया अब अपने फोन को कट कर देता है। तो यहाँ पर ओमकार के पापा हैरान थे कि आखिर उसके भाई ने किसकी डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। आखिर ऐसा कौन था कि जिसकी डीएनए रिपोर्ट को उसका भाई मैच करवाना चाहता था। ओमकार के पापा के ये कंफ्यूजन जस्टिफाई था, क्योंकि उस रिपोर्ट में ना राजीव गुलेरिया का नाम था और ना ही आकाश गुलेरिया का। सालों पहले राजीव ने जब ये डीएनए टेस्ट करवाया था तो उसने बस 2 सैंपल डॉक्टर को दिए थे और 2 फेक नाम, जिससे किसी को भी इस बात का पता न चले कि राजीव ने कभी अपना और आकाश गुलेरिया का डीएनए टेस्ट चुपके से करवाया था। क्योंकि जब भी राजीव गुलेरिया अपने सामने देखता था तो राजीव गुलेरिया को हमेशा से ही अंजलि का दिया हुआ धोखा याद आता था। लेकिन उसे एक बार के लिए डाउट हुआ, क्योंकि वो खुद अंजलि से प्यार करता था। उसे एक पल के लिए इतना था कि कहीं ये बच्चा उसका तो नहीं है। इसलिए एक बार राजीव गुलेरिया ने चुपके से अपना और आकाश का डीएनए टेस्ट करवाया था। यहाँ अपनी घड़ी में बैठे ओमकार के पापा के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। तो उसकी वाइफ अब उसे देखकर कहती है, क्या हुआ है, तुम इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर अब उसके पापा ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही। ये कहते हुए ही अब ओमकार के पापा अपनी गाड़ी से विंडो की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ तो चल रहा था। वो अभी भी किसी ना किसी सोच में थे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति अभी गुलेरिया हाउस से मारवा हाउस की तरफ निकल जाती है और यहाँ राजलक्ष्मी भी अपने रूम में बैठी अब उसे डीएनए रिपोर्ट को बड़े ही ध्यान से पढ़ने लग जाती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके रूम के दरवाजे के पास कोई है। जब उसने धीरे धीरे जाकर एकदम से अपने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि वहां पर श्रेया खड़ी थी। राजलक्ष्मी ने अब श्रेया से कहा कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो। श्रेया अब राजलक्ष्मी की बात को सुनकर अंदर आते ही बोली कि एक तो तुम रात में लेट आई थी और अभी तक तुमने नाश्ता भी नहीं किया है। अपना काम अभी के अभी छोड़ो और चलो पहले कुछ खा लो। ये कहते हुए ही श्रेया ने राजलक्ष्मी का हाथ पकड़ा और उसे उठाकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास लेकर जाने लगी। ये तभी राजलक्ष्मी ने देखा कि तीनों बच्चे हॉल में ही हैं। ये देखकर तो राजलक्ष्मी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी कि तभी राजलक्ष्मी ने श्रेया से पूछा कि भाभी, आपको पता है कि मयूर और आकाश भैया कब तक वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि वो कब आएंगे मुझे तो अब मयूर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। क्या आपको आकाश भैया ने कुछ बताया है। राजलक्ष्मी के इस सवाल पर तो श्रेया कहती है कि तुम तो उन दोनों भाइयों को जानते ही हो ना। जब वो काम करते हैं तो उन्हें कुछ भी पता ही नहीं चलता कि उनकी बीबियां भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। पता नहीं और कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता कि उन्हें वापस आने में और कितना टाइम लग सकता है। श्रेया की ये बात सुनकर तो अब राजलक्ष्मी भी हंसने लगती है और फिर दोनों ही नीचे आ जाती हैं। श्रेया सर्वेंट से कहती है कि जल्दी से नाश्ता लगा दो। श्रेया की ये बात सुनकर तो अब राजलक्ष्मी कहती है कि जब तक नाश्ता लग रहा है मैं तब तक बच्चों के साथ खेल लेती हूँ। ये कहते हुए राजलक्ष्मी बच्चों के पास चली जाती है और उनके साथ अब उन्हें खेलने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक प्रीति भी मारवा हाउस पहुंच जाती है। तो वो देखती है कि सनी बड़ी ही जल्दी कहीं भागकर जा रहा था। ये देखकर अब प्रीति समझ जाती है कि सनी जरूर ऑफिस ही जा रहा होगा। ये सोचते हुए ही प्रीति मारवा हाउस के अंदर आ जाती है। तो वो देखती है कि नीचे हॉल में बैठी हुई दादी माँ कुछ सोच रही थी। दादी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि दादी माँ किसी गहरी चिंता में थी। वो किसी बात के बारे में सोच रही थी। तभी प्रीति जल्दी से अब उनके पास चली जाती है और वो अब दादी माँ से पूछती है कि क्या बात है दादी माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है क्या। प्रीति के इस सवाल पर तो दादी माँ कहती है कि तुम एक बार चलकर आयशा को देख लो। मैं यही सोच रही थी कि पता मैं तुम्हें एक बार कॉल कर दूं, लेकिन बेटा ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गई। वैसे तो वो भी गहरी नींद में है, लेकिन अभी भी वो रोहित का नींद में ही नाम ले रही है। दादी माँ की इस बात पर प्रीति कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए दादी माँ, मैं उन्हें एक बार चेक कर लेती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं राजलक्ष्मी भाभी को भी यहीं पर ही बुला लूंगी।
प्रीति की ये बात सुनकर दादी माँ भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब प्रीति भी फिर आयशा मारवा के कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में प्रीति आयशा मारवा के रूम में जाती है तो वो देखती है कि सावित्री वहां पर पहले से ही मौजूद है और आयशा मारवा सो रही थी। प्रीति भी अब धीरे से वहां जाती है और वो आयशा मारवा के पास जाकर बैठ जाती है और उन्हें ऑब्जर्व करने लगती हैं। यहाँ इधर किंग के पैलेस में अनीका ने अब तक किंग का दिया हुआ टास्क पूरा कर दिया था, लेकिन जब अनीका ने रोहित के मास्क को देखा तो उसे एकदम से उस मास्क को देखकर रोहित की याद आने लगी थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था अनीका कि अब तक रोहित से ना तो कोई बात हुई थी, ना ही कोई मिलना जुलना हुआ था। काफी लंबा समय हो गया था। तभी अनीका ने कहा कि काश मिस्टर मारवा मैं आपसे ये कह सकती कि मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। ये कहते हुए ही अनीका खुद को ही संभालते हुए ही अब अपने लैब से निकलकर अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि अनीका के लिए भी ये समय सच में ही बहुत ही डिफिकल्ट था। और फिर वो अब कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और फिर वो शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर आती है तो वो जल्दी से रेडी होकर अब वो किंग के रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अनीका ने किंग का दिया हुआ काम पूरा कर लिया था और उसकी खुशी अनीका के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वो बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसकी नजर स्टैचू पर जाती है जो अनीका के लिए नाश्ता लेकर आई थी। अनीका जानती थी कि अभी इससे बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए अनीका ने वो नाश्ते की ट्रे उस स्टैचू के हाथ से ले ली और फिर वो अपने रूम में आकर अब जल्दी जल्दी से नाश्ता करने लगी। स्टैचू ने भी जब अनीका को नाश्ते की ट्रे पकड़ा दी थी तो अब वो भी किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर में वो स्टैचू किंग के रूम के अंदर चली जाती है तो उसने देखा कि जो नाश्ता उसने किंग के लिए लाया था वो तो वैसे का वैसे ही अभी भी रखा हुआ था, क्योंकि किंग ने अभी तक स्टैचू का लाया हुआ नाश्ते को फिनिश नहीं किया था। ये देखकर तो वो स्टैचू अब किंग के लैब में फिर चली जाती है, क्योंकि किंग अभी भी अपनी लैब में ही काम कर रहे थे। तो वो देखती है कि किंग बड़े ही ध्यान से और बड़ी ही मेजरमेंट के साथ एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डाल रहे थे। स्टैचू ने सोचा कि अभी किंग को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो लैब का दरवाजा बंद कर देती है और वो किंग के रूम से बाहर आ जाती है। और फिर वो देखती है कि उसकी अनीका मैडम किंग के रूम की तरफ ही आ रही थी, क्योंकि अनीका को भी किंग से मिलने की ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए अब उसने भी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर अब वो फिर से किंग के कमरे की तरफ ही आ रही थी। अनीका जल्दी से अब किंग के रूम के सामने आ जाती है तो वो स्टैचू कहती है कि आर यू फिनिश योर ब्रेकफास्ट। स्टैचू के इस सवाल पर अब अनीका हाँ में अपना सिर हिला देती है। यहाँ स्टैचू अब कहती है कि वेरी फास्ट यू आर। स्टैचू की बात को सुनकर अनीका बस एक स्माइल दे देती है और अब वो जल्दी से किंग के रूम में आ जाती है। फिर वो लैब के अंदर चली जाती है तो वो देखती है कि किंग बड़े ही ध्यान से कुछ लिक्विड को आपस में मिक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक कंटेनर में कुछ जड़ी बूटियां अभी भी बॉईल हो रही हैं। अनीका इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझती, क्योंकि किंग बड़े ही ध्यान से उन जड़ी बूटियों को मिक्स कर रहे थे। अब अनीका बड़े ही ध्यान से अब किंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो देखने लगती है। अनीका ये जानती थी कि अभी उसने काफी प्रोसेस को छोड़ दिया है, लेकिन उसे पता था कि किंग उसे बाद में उस प्रोसेस के बारे में जरूर ही बता देंगे, क्योंकि किंग ने ये बात अनीका को उसके काम पर भेजने से पहले ही कही थी कि तुम मेरा काम कंप्लीट कर दो, वो जरूरी है, उसके बाद मैं सारी ही प्रोसेस तुम्हें बता दूंगा। अनीका किंग के इस प्रोमिस पर पूरी तरह से यकीन करती थी। यहाँ किंग अपना काम करते हुए ही अब अनीका से पूछते हैं कि क्या मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो हो गया है अनीका। किंग के इस सवाल पर अब अनीका हैरान हो जाती है, क्योंकि अनीका खुद भी जानती थी कि अभी जो प्रोसेस किंग कर रहे थे उसमें कंसंट्रेशन की कितनी जरूरत होती है। थोड़ा सा भी अगर मेजरमेंट में फर्क हुआ तो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अनीका ये देखकर भी हैरान थी कि किंग का ध्यान अभी भी सामने था, भले ही वो अनीका से बात कर रहे थे, लेकिन वो अनीका से भी बात कर रहे थे। अनीका मन में ही सोचती है कि ये एक साथ अपने दिमाग को दो जगह कैसे लगा सकते हैं। अनीका भी यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है तो वो देखती है कि किंग अनीका से एक ही सवाल पूछ रहे थे। अनीका ने अब किंग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपका काम हो गया है। अनीका का जवाब सुनते ही किंग अपने काम में फिर से लग जाते हैं और फिर वो अनीका से कहते हैं कि तुम्हारे लेफ्ट साइड कुछ फूल रखे हुए हैं, उनकी एक एक पंखुड़ी को निकालो और फिर उन्हें पानी में वॉश करो। उसके बाद एक लिक्विड को की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि फिर उस लिक्विड में डिप करने के बाद उन पंखुड़ियों को हीट दो।
पहले इतना करो। किंग की ये बात सुनकर अनिका उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और उन फूलों को देखकर तो अनिका समझ जाती है कि कुछ तो ऐसे है जो आसानी से के इनमें से कुछ ऐसे फूल हैं जो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत ही रेयर फूल हैं जिनके बारे में अनिका ने सिर्फ किताबों में ही पढ़ रखा था, क्योंकि वो खुद भी फूलों की अच्छी जानकारी रखती थी। उसने तो कितनी बार ही आयशा की फूलों को बचाने में मदद भी की थी। यानी का अब धीरे धीरे से उन फूलों की पंखुड़ियों को निकाल रही थी, वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से। इधर किंग भी अब अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि मुझे उन दोनों से रोहित बनकर ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ रोहित के पैलेस में करण गुलेरिया अपने रूम में इसी सोच में थे कि आखिर वो आकाश को यहाँ से कैसे इंडिया भेजें, क्योंकि एक कोशिश तो करण गुलेरिया करके ही देख चुके थे। क्योंकि जब वो सब पिछली रात डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर के लिए बैठे हुए थे, तब करण गुलेरिया ने आकाश को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त खुद आकाश ने भी जाने से मना कर दिया था और कैलाश अधिकारी ने तो करण गुलेरिया की बात पर फुल स्टॉप ही लगा दिया था। इसलिए करण गुलेरिया अब यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे आकाश गुलेरिया यहाँ से इंडिया वापस चला जाए और यहाँ पर आकाश गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा दोनों एक साथ ना रहें। तभी उनके फोन में किसी का फोन आ रहा था। करण ने जब देखा तो ये किसी और का नहीं बल्कि किशन मल्होत्रा का नंबर था। अपनी सोच से बाहर आते हुए ही अब करण ने अपने फोन को उठाया और फिर किशन से कहा, क्या बात है किशन, सब ठीक तो है ना वहां पर? आज कैसे याद किया? सामने से अब किशन मामा ने भी कहा कि आज इतने सालों बाद उसका मुझे फोन आया था। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें कहूं कि तुम उसके हिस्से के पैसे उसे दे दो, वरना वो सबको बता देगा कि आकाश तुम्हारा और अंजलि का बेटा है। अब तुम ही बताओ कि मैं अब इसमें क्या करूं? और उसने मुझे ये भी धमकी दी है कि जो बात अब तक गुलेरिया परिवार और मल्होत्रा परिवार को ही पता थी, वो ये बात अब सभी को बता देगा और तुम्हें और अंजलि को बदनाम कर देगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए किशन मामा कहते हैं कि देखो, मैं सच नहीं जानता और ना ही मुझे ये पता है कि आखिर क्यों तुम्हारा परिवार आकाश को अंजलि का बेटा मानता है, और तुमने भी तो कभी किसी को नहीं बताया है और ना ही किसी की भी बातों पर ये टिप्पणी की है कि आखिर आकाश किसका बेटा है। क्योंकि अगर सच कहूं तो मुझे लगता है कि अब तक तो इस बात को कोई भी नहीं जानता। देखो करण, मैं पहले की बात नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अंजलि को बदनाम होने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के सामने कोई उसकी माँ के करैक्टर पर उंगली उठाने की भी कोशिश करे। और मुझे पता है कि तुम भी ये नहीं चाहोगे कि तुम भी अनिका और रोहित की नजरों में गिर जाओ, क्योंकि तुम खुद एक पिता हो। किशन मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम इस बात को किशन मुझ पर छोड़ दो, मैं इस मैटर को अपने आप हैंडल कर लूंगा। तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम टेंशन भी मत लो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। करण की ये बात सुनकर अब किशन मामा भी अब चैन की सांस लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या पेरिस में कोई है जिसे तुम जानते हो? किशन का ये सवाल सुनकर अब करण गुलेरिया हैरानी से पूछते हैं कि तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो, क्या कोई पेरिस में है क्या? करण की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं कि अरे अंजलि पेरिस गई है और अब तक मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। उसे बहुत दिन हो गए हैं, भले ही उसने मुझे मैसेज किया था कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम किसी को जानते होते तो अच्छा होता। किशन ने ये बात कहा ही था कि तभी करण कहते हैं कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहते हुए ही अब करण किशन से कहते हैं कि तुम अब उसकी टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए ही अब करण अपने फोन को कट कर देते हैं, लेकिन वो किशन मामा को कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि करण भी जानते थे कि इस वक्त अंजलि किसी इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही है, क्योंकि करण भी तो खुद पेरिस में ही थे और यहाँ तो अनिका और वहाँ उनका पूरा ही परिवार पेरिस में था। इसलिए करण ने सीधे सीधे ही यहाँ पर किशन को कुछ भी नहीं बताया। कुछ ही देर की सोच के बाद अब वो करण गुलेरिया अपने कमरे से बाहर निकल कर अंजलि के कमरे की तरफ ही जाने लगते हैं कि तभी उन्हें सामने से ही अंजलि आती हुई नजर आती है। करण गुलेरिया अंजलि को देखकर कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास अंजलि इतना भी टाइम नहीं है कि तुम अपने घर पर बता सको कि तुम यहाँ पर सेफ हो? तुम्हें पता है वो लोग तुम्हें लेकर कितना टेंशन में हैं।
करण की ये बात सुनकर अब अंजलि एकदम से अपने सिर पर हाथ मारती है और कहती है, सच बताऊं तो मुझे सच में ही टाइम ही नहीं मिला कि मैं ऐसा कुछ भी सोच पाऊं। इंडिया से जब पेरिस के लिए मैं आई थी तो सोचा था कि एयरपोर्ट पर आकर अनिका को फोन कर दूंगी और फिर घर पर भी सबको बता दूंगी कि मैं पेरिस सही सलामत पहुंच चुकी हूं। लेकिन मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आई तो किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद का करण मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जब मुझे होश आया तो मैं किसी पैलेस में थी। फिर मैंने उस पैलेस से जल्दी से अनिका को कॉल किया और उसकी अनिका की ही मदद से मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। नहीं तो भला मुझे कैसे पता होता कि यहाँ पर तुम सब भी हो। वरना तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ अब पता नहीं वहाँ पर और क्या होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किन लोगों ने किडनैप किया था और क्यों किडनैप किया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पर पेरिस में नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मेरी अनिका से बात हो गई और अनिका ने बड़ी ही चालाकी से मुझे वहां से उन लोगों के चंगुल से निकाल लिया। नहीं तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरा आगे क्या होता। और मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, वरना सब मेरी इस बात को सुनकर परेशान हो जाते। क्योंकि मेरे लिए खुद ये इतना मुश्किल था कि ये सब सोचते हुए मुझे खुद याद नहीं रहा कि मैंने अब तक घर वालों को यहाँ पर मैं सही सलामत हूँ इसके बारे में फोन भी नहीं किया और ना ही मुझे उसके बारे में सोचने का समय मिला। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब करण को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सिर पर एकदम से ही ब्लास्ट कर दिया है, क्योंकि अंजलि यहाँ पर अपने सारी ही बातों को बता रही थी कि उसके साथ पेरिस में आने के साथ बाद क्या क्या हुआ और करण के लिए ये किसी ब्लास्ट से कम नहीं लग रहा था। करण अब अंजलि की बातों को सुन कर ही हैरान हो रहा था कि आखिर कोई अंजलि के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। करण अब अंजलि से कहते हैं कि इतना सब हो गया तुम्हारे साथ और तुमने किसी को तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। तुमने इस चीज की मुझे भी खबर नहीं होने दी। मैं अभी अभी अनिका से जाकर बात करता हूँ। करण की अब इस बात पर अंजलि करण को रोकते हुए कहती है कि जाने दो ना, सच ये है कि अभी मैं ठीक हूँ और अपनों के ही साथ हूँ और मैं सही सलामत हूँ। तुम भगवान का शुक्रगुजार करो कि सच में मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं उन लोगों के चंगुल से भी निकल गई। और हाँ, मैं अभी किशन से भी बात कर लेती हूँ ताकि उनको भी मुझे लेकर कोई भी टेंशन ना हो। अंजलि ने अभी ये कहा ही था कि तभी करण और अंजलि के कानों में एक आवाज आई कि ऐसा कैसे आप इस बात को हल्के में ले सकती हैं। ये आवाज किसी ने पीछे से कही थी। जब करण गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा ने आवाज की दिशा में देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आकाश गुलेरिया की थी। आकाश गुलेरिया को अब वहां पर देखकर एक पल के लिए तो करण गुलेरिया एकदम से ही चौंक गए थे, क्योंकि अब फिर से अंजलि और आकाश एक दूसरे के आमने सामने थे। अब आकाश को शांत करते हुए अब अंजलि ने ही कहा, बेटा तुम शांत हो जाओ, बच्चों का रूम यहाँ पर पास में ही है, अगर बच्चों ने कुछ सुन लिया तो बेफालतू में मुसीबत हो जाएगी। अंजलि की बात को सुनकर अब आकाश गुलेरिया भी अपनी नॉर्मल होकर कहते हैं, लेकिन आंटी आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया है उन लोगों के खिलाफ, और आप कहाँ थी? आकाश के इस सवाल पर अब अंजलि कहती है कि बेटा मैं कहाँ थी ये तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ मुझे वहां पर अपने लिए कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे किसी गलत मकसद से अगर मुझे वहां पर किडनैप किया होता तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे से वहां पर नहीं रखा होता। अंजलि की ये बात सुनकर तो अब आकाश और करण दोनों ही हैरानी से अब एक दूसरे के चेहरे को देखने के लिए लग जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने अंजलि को किडनैप किया, और अगर उन्होंने किडनैप किया है तो कोई किडनैपर किसी को इतने प्यार से कैसे रख सकता है। आकाश और करण दोनों ही अब हैरानी से एक दूसरे को देख ही रहे थे। तो फिर अब वो अंजलि एक दूसरे को देखने के बाद अब वो हैरानी से अंजलि की तरफ देखते हैं। अब करण हैरानी में अंजलि से कहता है कि आर यू श्योर अंजलि, तुम किडनैप हुई थी या तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं किया, क्योंकि ऐसा तो कोई दोस्त या जानने वाला ही कर सकता है। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी बात पर यकीन करना काफी मुश्किल हो रहा है। आकाश भी अब करण की इस बात से सहमत था, क्योंकि दोनों ही इस बात से एग्री कर रहे थे कि अगर किसी ने अंजलि को किडनैप किया था तो वो उससे इतने प्यार से पेश कैसे आ रहा था, वो उसे ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे दे सकता था।
कि तभी उन दोनों की इस हैरानी को देखते हुए और उनकी बातों को सुनकर अब अंजलि फिर से कहती है कि आप दोनों शायद बच्चों से मिलने आए हैं, तो आप दोनों उनके रूम में जाइए, इस बात को छोड़ो। मैं थोड़ी ही देर में किशन से बात करके वहीं पर ही आती हूँ। ये कहते हुए ही अंजलि अपने रूम की तरफ चली जाती है और यहाँ पर करण गुलेरिया आकाश के साथ अभी बच्चों के कमरे की तरफ चले जाते हैं। अपने रूम में अंजलि अपने फोन से अब किशन को फोन लगाती है। कुछ देर की रिंग के बाद जब किशन मामा ने फोन उठाया तो न जाने कितने ही सवाल अब किशन मामा ने एक ही सांस में अंजलि से पूछ डाले थे। अब वो कहते हैं कि अंजलि तुम ठीक तो हो ना, वहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, और तुम अनिका से कैसे मिली, क्या तुम अनिका से मिल चुकी हो? किशन मामा के इतने सवालों पर तो अब अंजलि कहती है कि पहले आप शांत हो जाइए किशन, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, और सबसे पहले एक गिलास पानी पीजिए। अंजलि की इस बात पर अब किशन मामा भी एक लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा किशन मामा की हेल्थ के बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए अब अंजलि मामी पहले उन्हें एक गिलास पानी पीने के लिए कहती हैं ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएं। अब किशन मामा भी अब एक पानी पीने के बाद अब एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि अंजलि मुझे अब बताओ। किशन मामा की इस बात पर अंजलि कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ अनिका मेरी मदद करेगी, और जैसा कि पहले ही तय हुआ था कि मैं यहाँ अनिका के साथ हूँ, ये बात आप किसी को भी नहीं बताइएगा क्योंकि मैं अनिका से मिल चुकी हूँ। अंजलि मामी की इस बात पर किशन मामा कहते हैं कि मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है, बस करण को इतना पता है कि तुम पेरिस में हो। अब देखो मेरी इस बात पर तुम मुझे डांट भी सकती हो, क्योंकि हमारी बात पहले ही हुई थी कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी जब करण से बात हुई तो मैंने करण को बता दिया। इसके लिए अब तुम्हें जो करना है देख लो, मैं तुम्हारी डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं क्या करता, तुम ही मुझसे बात नहीं कर पा रही थी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने करण से तुम्हारी मदद के लिए बोल दिया था, लेकिन मैंने उससे बस यही बताया है कि तुम वहां पर अनिका के साथ हो। वो मुझे नहीं पता कि अनिका ने किसी को अब आगे बताया भी है या नहीं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मदद के लिए उसने तुम्हें अपने पास से बुला लिया। किशन मामा की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी कहती है अब इस बारे में बात नहीं होगी, और हाँ मैं अब खुद ही आपको फोन कर दूंगी, और हाँ घर पर सब कैसे हैं? अंजलि मामी की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, बस तुम अपने उस काम पर ध्यान दो जो तुम वहाँ पर करने के लिए गई हो। यहाँ की चिंता अंजलि तुम मत करो, यहाँ पर सबको मैं संभाल लूंगा। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे से बात करने के बाद अब अंजलि मामी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती हैं, और फिर वो अपने रूम से निकलकर फिर से बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चों के रूम का डोर नॉक करती हैं, तो थोड़ी ही देर में रिया आकर दरवाजे को खोलती है, तो अंजलि मामी देखती है कि वहां तो मयूर और रेखा मौसी वे दोनों भी थे, और फिर सभी थोड़ी ही देर तक बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अपनी फैमिली को इस तरह से देखकर आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर भी काफी ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके कमरे में उनसे मिलने के लिए सभी ही एकत्रित हो गए थे। यहाँ पर उनके कमरे में आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया, रेखा मौसी, करण गुलेरिया और अंजलि मामी सभी उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। उन सबको वहां पर देखकर अब रिया कहती है कि आप सबको याद है ना कि कुछ दिनों बाद डैड का बर्थडे आने वाला है, और मैं इस बार डैड को सरप्राइज देना चाहती हूँ। इसमें आप सभी को मेरी हेल्प करनी होगी। रिया की इस बात पर अब रेखा मौसी कहती है कि पहले सरप्राइज की प्लानिंग तो कर लो, फिर हमें बता देना कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा काम तो हमें तुम ही बता देना। रेखा मौसी की यह बात सुनकर तो सभी अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तभी रिया कहती है कि आप सभी हो ना मेरी हेल्प करने के लिए, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं कैसे प्लान कर सकती हूँ इतना ज्यादा। रिया की इस बात पर तो मानो सभी अब हंसने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि रिया अपना काम अब सभी से ही निकलवाना चाहती थी। उसकी इस चालाकी पर अब सभी ही हंसने लग जाते हैं। रिया की इस बात पर अब सब अच्छे से समझ गए थे कि रिया चाहती है कि ये काम वो सब मिलकर ही करें। तभी करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपने नानू की बात को सुनकर अब रिया एकदम से खुश हो जाती है और करण गुलेरिया के गले लग जाती है और कहती है थैंक यू नानू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी।